वेलकम बैक स्टूडेंट टू अवर चैनल स्टडी विद मी। मेरा नाम है अलका और जैसा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जिसे कार्नेटिक वॉर भी बोला जाता है। टोटल 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द कार्नेटिक। सबसे पहले हम देखते हैं कार्नेटिक किस एरिया को बोला जाता था। लोग या बच्चे इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, जो प्रेजेंट डे कर्नाटक है उसी को कार्नेटिक बोला जाता था, ऐसा नहीं है। कार्नेटिक रीजन, द कार्नेटिक रीजन इज द रीजन ऑफ पेनिनसुलर साउथ इंडिया lying between the eastern Ghat and western Ghats in the modern Indian state of कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सर्दर्न आंध्र प्रदेश। मैप में देखते हैं कौन से एरिया को कार्नेटिक बोला जाता था। देखिए, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको कार्नेटिक बोला जाता था। अगर प्रेजेंट डे में देखें हम, ये आंध्र प्रदेश की स्टेट का सर्दर्न वाला पोर्शन, थोड़ा सा ये कर्नाटक का पोर्शन और तमिलनाडु का, तो 3 स्टेट के एरिया को मिला के क्या बोला जाता था? कार्नेटिक। ये मद्रास जहाँ पर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और पौंडीचेरी जहाँ पर फ्रेंच सेटलमेंट था। ठीक है, तो आपको ये एरिया समझ आ गया कि जो वॉर लड़े गए हैं वो इस एरिया में लड़े गए हैं, 3 कार्नेटिक वॉर। आगे देखते हैं। बैकग्राउंड एंड कॉजेस ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। क्या क्या रीज़न थे पहले कार्नेटिक वॉर के? जो पहला फ्रेंच और एंग्लो वॉर हुआ उसके कारण क्या थे? देखते हैं। पहला, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल होल्ड हैड वीकेंड, देयरफॉर बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्राइड टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन which led to frequent conflict among them। क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो श्रिंक होने लगा, वो इतना पावरफुल नहीं रहा। तो जो 2 यूरोपियन कंपनी थी, मेजर यूरोपियन कंपनीज थी, एक इंग्लिश और फ्रेंच, ये क्या चाह रहे थे? ये अपनी पोजीशन को इंडिया में स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे। इसी रीज़न से क्या होते हैं, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। नेक्स्ट देखेंगे, द outbreak of the Austrian succession war in Europe in 1740 was the main cause for the political conflicts between the 2 European rivals in India. As in that war, England and France were in the opposite camps। देखिए, रीज़न क्या बनता है? रीज़न इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होता है, रीज़न था यूरोप का। यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसमें क्या हो गया, उत्तराधिकार को लेके आपस में युद्ध हो गया। तो जो देश थे वो 2 गुटों में बट गए। एक गुट की तरफ फ्रांस था और दूसरे गुट की तरफ इंग्लैंड था। तो एक तरीके से यूरोप में ये दोनों देश क्या हो गए थे, आपस में राइवल्स हो गए थे, जिसका असर कहाँ देखने को मिल रहा था? भारत में भी देखने को मिल रहा था। इमीडिएट कॉज इन इंडिया। इंडिया में इमीडिएट कॉज क्या था? एक वो रीज़न तो था ही कि ऑस्ट्रिया में जो युद्ध हो रहा है, वो रीज़न तो था ही। साथ में भारत में इमीडिएट कॉज क्या था कि दोनों देशों के बीच में या दोनों कंपनीज के बीच में क्या होती है? भारत में लड़ाई होती है। इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप। द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी ड्यूप्ले अटैक्ड द इंग्लिश इन रिटेलिएशन इन 1746 एंड दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। देखिए क्या हुआ है, जो इमीडिएट कॉज बना भारत में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का, जो मेन रीज़न बना वो था जो इंग्लिश नेवी कमांडर था बार्नेट। वो क्या करता है, फ्रेंच की कुछ शिप्स को कैप्चर कर लेता है और इसी का बदला लेने के लिए जो पौंडीचेरी का गवर्नर है, मतलब जो फ्रेंच पौंडीचेरी का गवर्नर है, वो क्या करेगा, इंग्लिश पे हमला कर देगा। तो ये एक मेन रीज़न था कार्नेटिक वॉर का। यहाँ पर एक टेबल में देखते हैं, यहाँ यूरोप है और यहाँ मैंने इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। क्या हुआ है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, क्या था? थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं।
ऑस्ट्रिया के किंग रहे चार्ल्स सिक्स, ठीक है। इनके क्या थी, 2 बेटियां थी। ही हैड 2 daughters एंड नो सन, क्या हैं, 2 बेटियां हैं, कोई भी बेटा नहीं है। इन 1713 ही बॉट इन pragmatic sanction फीमेल सक्सेशन इज अलाउड। 1713 में क्या होता है, ये pragmatic sanction लेके आते हैं कि फीमेल सक्सेशन भी क्या होगा, अब वैलिड होगा। एक्चुअल में रूल ये था ऑस्ट्रिया में कि आपको मतलब राजा के बाद अगर कोई गद्दी पे बैठ सकता है तो उसका पुत्र बैठ सकता है, कोई डॉटर नहीं बैठ सकती। लेकिन ये क्या रूल लेके आते हैं 1713 में कि फीमेल भी क्या कर सकती है, गद्दी पे बैठ सकती है, ठीक है। When Charles VI died in 1740, his daughter succeeded him, which was resented by conservative। अब देखिए रूल आ चुका था कि फीमेल भी क्या कर सकती है, सक्सीड कर सकती है। और जब 1740 में चार्ल्स सिक्स की मृत्यु होती है तो उनकी डॉटर क्या करती है, गद्दी पे बैठती है। लेकिन कुछ जो कंजर्वेटिव माइंड के थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि क्या हो, एक मतलब एक लेडी कहाँ पे बैठे, गद्दी पे बैठे। तो वो क्या कर देते हैं, इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं। Thus a war ensued with the different nation taking sides over the issue of succession. फ्रांस एंड ब्रिटेन joined the opposite forces, ठीक है। तो आपस में मतभेद हो जाता है, एक इसको वैलिड मानता है कि फीमेल सक्सेशन अलाउड है, दूसरा इस चीज़ को वैलिड नहीं मानता। और इसी विचारधारा को लेके क्या हो जाता है, ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ हम इंडिया की बात करें, इंडिया में वॉर क्यों स्टार्ट होता है, जब 1746 में इंग्लिश कमांडर बार्नेट क्या करते हैं, फ्रेंच की कुछ शिप को कैप्चर कर लेते हैं। तो इंडिया में एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जैसा कि हमने देखा, ये आ गया हमारा कार्नेटिक का रीजन, ये ऊपर हैदराबाद है जहाँ निज़ाम रहते थे, ये मैसूर वाला एरिया है, ये मद्रास जो कि इंग्लिश के कंट्रोल में था, पौंडीचेरी फ्रेंच के कंट्रोल में था। जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होगा उस टाइम पे मद्रास में जो इंग्लिश के गवर्नर होंगे वो है निकोलस मार्क, और पौंडीचेरी में है ड्यूप्ले या ड्यूप्लेक्स, जो भी आप बोलिए। आगे देखते हैं कार्नेटिक। The Carnatic was one of the Subas of the Mughal Deccan and as such came under the Nizam of Hyderabad's authority. During First Carnatic War, the Nawab of Carnatic or Arcot was Muhammad Anwaruddin। देखिए क्या था, जो कार्नेटिक था वो मुग़ल का एक सूबा था जो कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर में आता था। जब पहला कार्नेटिक वॉर होता है उस टाइम पे कार्नेटिक के जो राजा हैं या नवाब हैं वो कौन है, मोहम्मद अनवरुद्दीन। कार्नेटिक या आरकोट अगर आप लिखा पाएँ तो दोनों एक ही चीज़ है। एक्चुअल में कार्नेटिक की जो कैपिटल थी वो आरकोट थी, इसलिए कभी कभी कार्नेटिक की जगह आरकोट भी यूज़ कर देते हैं। अब देखिए कितने वॉर हुए हैं, 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं। जो पहला कार्नेटिक वॉर था उसका टाइम पीरियड है 1746 से 48। रीज़न क्या है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हमने पढ़ लिया है। और किस ट्रीटी से एंड होता है ये, एक्जिला शेपल की ट्रीटी से एंड होगा 1748 में। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 तक चलता है। इसका रीज़न इंडिया में ओरिजिनेट होता है। यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट सक्सेशन टू द थ्रोन्स ऑफ द हैदराबाद एंड कार्नेटिक। ये किससे एंड होगा, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से। थर्ड कार्नेटिक वॉर का टाइम पीरियड देखिए 1758 से 63। ये यूरोप में इसका रीजन था, क्या मतलब 7 साल तक क्या चलता है, यूरोप में वॉर चलता है और फाइनली वो वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। तो इन सब का चाहे उसका रीज़न इंडिया में हो या फिर यूरोप में हो, उसका इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिल रहा था, भारत में भी देखने को मिल रहा था। जो दोनों विदेशी कंपनियां थी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, वो भी आपस में क्या कर रही थी, यहाँ पे लड़ रही थी। आगे देखेंगे द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर
1746 से 48। तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखिए, कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में या मैच करने के लिए पूछ लेते हैं। एरिया हमने देख लिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा, कार्नेटिक का। इसके नवाब कौन है उस टाइम पे जब कार्नेटिक वॉर हो रहा है, अनवरुद्दीन है। मद्रास किसके कंट्रोल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। पौंडीचेरी फ्रेंच के, और फ्रेंच के गवर्नर कौन है यहाँ पर, ड्यूप्ले हैं। थोड़ा सा एक कंट्री को और हम देखते हैं, मॉरिशस, क्योंकि आगे इसका रोल आएगा। मॉरिशस मतलब सबको पता ही होगा, इंडियन ओशियन में एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है ये। और उस टाइम पे ये किसके कंट्रोल में थी जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है, फ्रेंच के कंट्रोल में थी, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रेंच का गवर्नर था मॉरिशस में, उनका नाम है ला बोर्डानिस। इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा आगे। अब देखिए क्या सीन बनता है, जब यूरोप में युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो सबको लगा कि इंडिया में भी क्या हो सकता है, इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ब्रिटेन क्या करता है, अपनी एक्स्ट्रा नेवल पावर के साथ बार्नेट को कहाँ भेज देता है, भारत भेज देता है। देखिए बार्नेट आ रहा है कहाँ पर, अपनी नेवल फोर्स के साथ भारत आ रहा है। और बार्नेट आते ही क्या करता है, कोरोमंडल तट पे, कोरोमंडल कोस्ट पे जो फ्रेंच की शिप्स थी यहाँ पर, उनको वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब अगर आप फ्रेंच की शिप को बिना किसी रीज़न के कैप्चर कर रहे हो, तो यहाँ का जो गवर्नर था पौंडीचेरी का, जो फ्रेंच गवर्नर है पौंडीचेरी में, ड्यूप्ले, उसे गुस्सा आना लाजमी है। वो क्या करता है, इस चीज़ के बारे में कार्नेटिक के नवाब के पास जाता है और उससे हेल्प के लिए बोलता है कि देखिए क्या करा है, ब्रिटिशर्स ने आके हमारी शिप कैप्चर कर ली है, आप हमारा साथ दें। अनवरुद्दीन क्या करता है, कोई भी दखल अंदाजी करने से मना कर देता है। तो ड्यूप्ले के पास अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, वो सहायता के लिए किसे मैसेज भेजता है, ला बोर्डानिस को, जो कि फ्रेंच गवर्नर है मॉरिशस में। अब ला बोर्डानिस क्या करेगा, अपनी सेना लेके आएगा और मद्रास वाले एरिया को कैप्चर कर लेगा। यही कार्नेटिक वॉर है, ठीक है। अब एक एक करके हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। द वॉर बिगेन इन इंडिया व्हेन ब्रिटिश फ्लीट अंडर द कमांड ऑफ बार्नेट अराइव्ड ऑन कोरोमंडल कोस्ट एंड दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द फ्रेंच शिप, ठीक है। हमने पढ़ लिया है बार्नेट ने क्या किया, भारत आते ही कोरोमंडल कोस्ट पे जितनी भी फ्रेंच शिप थी उनको कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, अब द फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले रिक्वेस्टेड द नवाब ऑफ आरकोट या कार्नेटिक अनवरुद्दीन खान फॉर इंटरफ्रेंस बट नवाब डिड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। जो ड्यूप्ले है वो किससे हेल्प मांगता है, कार्नेटिक के नवाब अनवरुद्दीन से हेल्प मांगता है, लेकिन अनवरुद्दीन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देता इस मैटर में। आगे, देन ड्यूप्ले सेंट एन अर्जेंट अपील टू ला बोर्डानिस द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशस फॉर हेल्प। फ्रांस रिटेलिएटेड बाय सीजिंग मद्रास in 1746 with the help of the fleet from Mauritius। अब क्या करा है, ला बोर्डानिस मॉरिशस से आते हैं और मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। मद्रास वॉज नाउ besieged by the French both by land and sea। अब मद्रास को क्या कर लिया है इन्होंने, दोनों तरफ से घेर लिया है, मतलब सी की तरफ से भी और लैंड की तरफ से भी। पूरा का पूरा मद्रास फ्रांस ने अपने कंट्रोल में ले लिया। आगे क्या होगा, ला बोर्डानिस who had been handsomely bribed by the English restored Madras to them। अब देखिए क्या करा था, फ्रेंच ने आके मद्रास घेर लिया था, लेकिन क्या होता है जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसको ब्राइब करते हैं, रिश्वत देते हैं ला बोर्डानिस को, कहते हैं कि आप मॉरिशस जाके संभालिए, आप मद्रास में क्या करेंगे, ऐसा करिए हम आपको पैसे देते हैं, आप मद्रास हमें हैंड ओवर कर दीजिए। ला बोर्डानिस को सही लगता है, उसे लगता है कि पैसे मिल ही रहे हैं, मैं अपना जाके कहाँ चाहता हूँ, मॉरिशस जाता हूँ, मद्रास से मेरा लेना देना भी नहीं है इतना। वो क्या करता है,
पैसे लेके और मद्रास किसे वापस कर देता है, ब्रिटिशर्स को वापस कर देता है। लेकिन ये चीज़ ड्यूप्ले को अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि ये ला बोडानिस ने गलत एग्रीमेंट किया। वो क्या करता है, ड्यूप्ले क्या करता है, दोबारा से मद्रास को कैप्चर कर लेगा। ड्यूप्ले डिसोन्ड दिस रैश एक्ट एंड रिकैप्चर मद्रास। ठीक है, देखिए एग्रीमेंट क्या हुआ है, ब्रिटिशर्स ने बोला है आप पैसे ले लीजिए, मद्रास हमें दे दीजिए। ला बोडानिस मद्रास वापस भी कर देता है, लेकिन ड्यूप्ले क्या करता है, वापस उनसे मद्रास को छीन लेता है। आगे देखेंगे, ये देखिए ये रहा मद्रास जिसे फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था। आगे क्या होगा, ड्यूप्ले किस पे और कैप्चर करना चाहेगा, फोर्ट सेंट डेविड जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, लेकिन इसे वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। ड्यूप्ले एफर्ट टू कैप्चर फोर्ट सेंट डेविड, अ स्मॉल इंग्लिश फैक्ट्री, डिड नॉट सक्सीड। नाउ इंग्लिश अपील टू द अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कार्नेटिक फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए, अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो अब कहाँ जाते हैं, जो कार्नेटिक का नवाब था अनवरुद्दीन, उससे हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। नवाब सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट फ्रेंच। अब नवाब क्या करते हैं, इस टाइम पे ब्रिटिशर्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ड्यूप्ले गया था तब अनवरुद्दीन ने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो अनवरुद्दीन उनकी सहायता करता है और अपनी आर्मी फ्रेंच के अगेंस्ट भेज देता है। और फिर होगी बैटल ऑफ सेंट थॉम या बैटल ऑफ आर्डियर। आर्डियर रिवर के पास सेंट थॉम जगह है, इसलिए ये दोनों ही नाम से फेमस है ये बैटल। अब देखिए, जो अनवरुद्दीन की आर्मी है वो किससे लड़ने जा रही है, फ्रेंच से, उसी को बोला गया है बैटल ऑफ सेंट थॉम। अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ 230 यूरोपियंस एंड 700 इंडियन सोल्जर अंडर कैप्टन पैराडाइज met a large Indian army of 10,000 under Mahfuz Khan at Sant Thom on the bank of the river Adyar and defeated it। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या है, जो फ्रेंच की आर्मी है वो लगभग कितनी है, 1000 लोगों के करीब है फ्रेंच की आर्मी, और जो अनवरुद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी है किसके अंडर में, महफूज खान के अंडर में, वो लोग कितने हैं, 10,000 हैं वो। ठीक है, स्टिल क्या होता है, जो फ्रेंच आर्मी थी वो अनवरुद्दीन की आर्मी को हरा देती है एट द ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अडियार एंड डिफीटेड इट। ठीक है, द डिफीट ऑफ फोर्स ऑफ नवाब कार्नेटिक आर्कोट गेव कॉन्फिडेंस टू फ्रेंच अबव देयर मिलिट्री सुपरमेसी। ऑब्वियस सी बात ही, अब उनको फ्रेंच आर्मी को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हम क्या हैं, थोड़े पावरफुल हैं। अब देखते हैं, ये लास्ट पेज होगा आई थिंक इसका, देखते हैं रिजल्ट। इस बैटल का रिजल्ट क्या रहा। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748 व्हेन द ट्रीटी ऑफ एक्जिला शेपेल वॉज साइन ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू द कंक्लूजन। क्या हुआ है, जो ऑस्ट्रिया में वॉर था सक्सेशन का, वो 1748 में एक्जिला शेपेल की ट्रीटी से एंड हो गया। और इस ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया, मद्रास वॉज हैंडेड बैक टू द इंग्लिश। मद्रास किसको दे दिया जाए वापस, ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए, और सम टेरिटरी लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका रिस्टोर टू द फ्रेंच। और नॉर्थ अमेरिका में जो लुइसबर्ग है वो किसको वापस कर दिया जाए, फ्रेंच को वापस कर दिया जाए। तो ये एक्जिला शेपेल की ट्रीटी से ये वॉर एंड होता है। अगर हम इसको समराइज करें तो हम एक टेबल के थ्रू इस तरीके से देख सकते हैं इसे। ये देखिए, फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक 1746 से 48 में हुआ। रीज़न क्या था, 1740 में जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में स्टार्ट होता है, तो ये एक मेन रीज़न था इस वॉर का। इंग्लिश नेवी अंडर बार्नेट कैप्चर फ्रेंच शिप एट कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, इंडिया में ये मेन कॉज बना एंग्लो फ्रेंच राइवलरी का। इन रिटेलिएशन टू दिस फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास विद द हेल्प ऑफ ला बोडानिस
द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशियस। बैटल ऑफ सेंट थॉम बिटवीन नवाब ऑफ कार्नेटिक एंड फ्रेंच वॉन द बैटल। ट्रीटी ऑफ Aix-la-Chapelle 1748। Austrian War of Succession came to end. Madras was handed over to the Britishers. Louisbourg, North America, was given to French। तो ये क्या है, एक तरीके से पूरी अगर हम देखें फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक की ये समरी है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट वॉर ऑफ कार्नेटिक समझ आया होगा। मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड करने की कोशिश करी है और बेसिकली फोकस था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन पे ज़्यादा फोकस किया है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा होगा सेकंड वॉर ऑफ कार्नेटिक। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।